Had to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yeah. Tell me you're my bro, but I don't even see her. अगली एंट्री जो अब आप सभी के सामने आ रही है वो आ रही है एंट्री नंबर 65 कैपिटल बी। बोलो कौन सी आ रही है? 65 कैपिटल बी, ERCC, एक्सिस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। क्या बोला? एक्सिस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार की बात हो रही है। इस पूरे शब्द के अंदर एक्सिस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर से आपको समझ में आया ठेकेदार, और रॉयल्टी दूसरा शब्द है जिससे आपको लग रहा होगा कि ये कॉपीराइट ट्रेडमार्क वो वाली रॉयल्टी है। नहीं 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 भाई साहब, ये वो वाली रॉयल्टी नहीं है। ये कौन सी रॉयल्टी है और ये ठेकेदार इस रॉयल्टी का क्या करेगा, इसमें एक्सिस का क्या मतलब है, जो कलेक्शन है वो किस तरह से होने वाला है, उस कलेक्शन का क्या मॉडस ऑपरेंडी होने वाला है, ये समझने के लिए आपको पहले इसके पीछे के ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा, इसके पीछे के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। यहां पर जो रॉयल्टी है ये ट्रेडमार्क कॉपीराइट वाली नहीं, यहां पर ये जो रॉयल्टी है ये माइंस वाली रॉयल्टी है। आपने अपने पापा के मुंह से या फिर अपने दोस्त के मुंह से या कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या फिर कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर सुना होगा या इंटरनेट पे देखा होगा माइंस के बारे में। माइंस क्या होती हैं? माइंस एक ऐसा एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ माउंटेन्स है जहां से हम डिगिंग कर कर क्या निकालते हैं? मिनरल्स निकालते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा कोल माइंस। कोल माइंस तो आपने सुना ही होगा। तो कोल माइंस क्या है मेरे दोस्त? कोल माइंस एक ऐसा एरिया है जहां से हम एक्सट्रैक्शन करके कोल निकालते हैं। उसी तरीके से गोल्ड निकलता है, सिल्वर निकलता है, प्लेटिनम निकलता है, टिन निकलता है। उसी तरीके से आपका जितने भी दूसरे मार्बल निकलता है, कोटा स्टोन निकलता है, ये सब किससे निकलता है? माइंस से निकलता है। तो स्टोन्स जो आपके प्रीसियस स्टोन्स हैं वो भी निकलते हैं, और आपके ये जो आप गोल्ड, जो सिल्वर, जो प्लेटिनम, जो टिन, इनकी बातें करते हो ये भी निकलते हैं। ये सब धरती माता ही हमें देती है। लेकिन बात यह है कि धरती माता पे मालिकाना हक किसका है, राइट किसका है? इस धरती माता पर आपका भी राइट नहीं है, मेरा भी राइट नहीं है। जी हां दोस्तों, आपका राइट सिर्फ उतनी ही लैंड का है जितनी लैंड में आप रहते हो और जो आपने खरीद रखी। जो जमीन आपने खरीद रखी है वो आपकी है और उस जमीन पे कुछ भी नहीं निकलेगा। जी हां, गवर्नमेंट को पता है कि कौन सा एरिया ऐसा एरिया है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। गवर्नमेंट का अलग से पूरा माइंस एंड मिनरल्स का डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट रिसर्च करके उस एरिया को आइडेंटिफाई करती है जहां पर डिगिंग करने से और एक्सट्रैक्ट करने से मिनरल्स निकल सकते हैं। आपके घर के नीचे आप चाहे जितना खोद लो, वहां पर गोल्ड नहीं निकलेगा, वहां पर डायमंड नहीं निकलेगा। आप चाहे तो खोद के देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये एरिया गवर्नमेंट का एरिया होता है, राइट? तो एक बात कंफर्म हो गई कि एरिया गवर्नमेंट का है। अब क्या गवर्नमेंट का काम है ये कि गवर्नमेंट खुदाई करेगी, गवर्नमेंट उसमें से मिनरल्स निकालेगी और उसके बाद में उसे मार्केट में बेचेगी? द आंसर इज नो। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट कह रहे साहब हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, हमारा काम है डेवलपमेंट करना, बिजनेस करना हमारा काम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करना हमारा काम नहीं है, इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना हमारा काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना और कंट्री को डेवलप करने के लिए पॉलिसीज बनाना, रिफॉर्म्स लाना। ये गवर्नमेंट का काम है, सिर्फ करने का। बाद में डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो फॉर्मेशन का काम है वो गवर्नमेंट का होता है, और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए फिर हमारे पास में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो IAS, IRS, IPS, IFS, अलग 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 क्रेडर के ऑफिसर्स होते हैं, और फिर उनके अंडर में जो ऑफिसर्स होते हैं वो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करते हैं। आर वी क्लियर विद दैट? तो गवर्नमेंट का फंक्शन तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा साहब। कभी सुना नहीं कि कोई IAS ऑफिसर खुदाई कर रहा है, कोई IRS ऑफिसर खुदाई कर रहा है? नहीं सर। यानी एक बात तो पक्का है कि गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो हमें कहीं भी दूर दूर तक बिजनेस करते नजर नहीं आ रहे। और ये क्लियर कट बिजनेस है, क्योंकि यहां पर आप क्या करने वाले हो? उस मिनरल को निकालकर आप बेचने वाले हो। तो गवर्नमेंट कह रही है साहब क्योंकि हमारा काम नहीं है ये आप करके चलो, लेकिन क्योंकि ये आप करोगे, जमीन हमारी है, तो भैया कुछ तो हमें भी मिलना चाहिए ना, हमें भी देश चलाना है। आपकी जमीन तो है नहीं कि आप खोद के अपने पास रख लो सारा का सारा आइटम जो निकल रहा है।
तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर निकालती है। क्या निकालती है? टेंडर। और वो टेंडर जो जीतता है उसे राइट मिलता है उस माइंस को एक्सट्रैक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई माइन अलॉट होती है, मैं कोई टेंडर जीतता हूं, मेरे को कोई माइंस अलॉट होती है, तो अब मेरे को इसमें से क्या करना है? एक्सट्रैक्शन करना है। और एक्सट्रैक्शन करने पर जो भी निकल रहा है, गोल्ड निकल रहा है, टिन निकल रहा है, सिल्वर निकल रहा है, प्लेटिनम निकल रहा है, डायमंड निकल रहा है, मार्बल निकल रहा है, कोटा स्टोन निकल रहा है, अलग अलग तरीके के स्टोन्स होते हैं वो निकल रहे हैं, जो भी निकल रहे हैं ये सब मेरा है। गवर्नमेंट कहती है, मैंने बोला ना, हमको धंधा नहीं करना साहब, जो भी निकल रहा है तू रख, देख निकालने का काम तेरा, उसके लिए जो भी तेरे को मशीनरी लानी है वो तू लाएगा, जो भी इक्विपमेंट्स लाने हैं वो तू लाएगा, झंझट तेरा है। मतलब जो भी करना है वो सब तेरे को करना है। हमने तो सिर्फ कागज के ऊपर राइट आपको दे दिया, इस पूरी जमीन का राइट आपको दे दिया। अब इसमें खोदा खोदी आपका झंझट, निकला ना निकला आपका झंझट, कितना निकला कितना नहीं निकला वो आपका झंझट। आप तो निकालो और बेचो, बेचना भी आपका झंझट, मार्केटिंग आपका झंझट, आगे सप्लायर वेंडर ढूंढना आपका झंझट, कस्टमर ढूंढना आपका झंझट, सब कुछ ढूंढना आपका झंझट। आप निकालो बेचो, जो प्रॉफिट है रखो, हमको मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? हमको मतलब है कि ये जो आप निकाल रहे हो ना, इस पर हमें रॉयल्टी दे दो, हमें हमारा पोर्शन दो, फिर इच्छा है जो करो। अब दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट का अगेन इतना टाइम नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने एम्प्लॉयज नहीं है कि इसका भी हिसाब रखा जा सके, इसमें भी झंझट है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब इस मॉडल को समझने की कोशिश करना कि इस मॉडल में नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज से आपको ज़्यादा हमारे पास स्पेस भी रहेगा और वहीं समझा देंगे। एक पार्टी तो गवर्नमेंट है, ये तो कंफर्म हो गया कि सर एक पार्टी यहां पर गवर्नमेंट होने वाली है। सामने की तरफ यहां पर कोई ना कोई एक राइट होल्डर होगा। क्या होगा? राइट होल्डर, जो ये राइट होल्ड करके बैठा होगा। ठीक है, तो एक तरफ मेरे पास में गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ मेरे पास में राइट होल्डर है जिसको राइट मिला है एक्सट्रैक्ट करने का और उसे आगे सेल आउट करने का। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने साहब दे दिया राइट, और इसने क्या करा बदले में? इसको क्या देनी है? इसको बदले में देनी है गवर्नमेंट को रॉयल्टी, ROYALTY। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रॉयल्टी गवर्नमेंट को देगा, इसको हम क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं समझने के लिए। किस पार्ट में? दो पार्ट में। पहला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डेड रेंट। क्या बोलते हैं? डेड रेंट। ये भी एक तरीके की रॉयल्टी ही है, लेकिन मैंने नाम क्या रख दिया इसका 2 मिनट के लिए? डेड रेंट। ये होता है फिक्स्ड, ये होता है फिक्स्ड, डेड रेंट होता है फिक्स्ड। देखो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। गवर्नमेंट उस एरिया के, उस जमीन के, उस माइंस के, उस जो भी आपका मेजरमेंट ऑफ एरिया है आपको उसका राइट दे देगा। उतने मेजरमेंट ऑफ एरिया के अंदर आपको ड्रिलिंग करनी है, डिगिंग करनी है, एक्सट्रैक्ट करना है, बेचना है। राइट आ गया? गवर्नमेंट बदले में क्या लेगी? रॉयल्टी। एक शब्द मैंने आपको दिया रॉयल्टी, इसको दो पार्ट में तोड़ लो। एक है फिक्स्ड रॉयल्टी जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे हो जाती है, उसके लिए गवर्नमेंट को झंझट नहीं चाहिए, उसके लिए आपको कोई मेजरमेंट की भी झंझट नहीं है। आपको बोल दिया कि भैया इतना आपको फिक्स्ड हर साल गवर्नमेंट को देना है, और उसमें आप कितने किस्तें बन जाएंगी? आपकी 4 किस्तें बन जाएंगी, यानी क्वार्टरली हो जाएगा। हर 3 महीने में वो आपकी लेजर को क्या कर देंगे? बोलो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे कि भैया इसमें पैसे डालो, क्रेडिट करो, हिसाब बराबर करो। कोई दिक्कत नहीं सर, ये फिक्स्ड होगा। इसके अगेंस्ट एक फिक्स क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो बाहर। मतलब जो ट्रक लोड होगा और जो गाड़ी आपकी निकलेगी वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ, अब जैसे वो रेट पे डिपेंड करेगा कि रेट क्या चल रहा है, रॉयल्टी का रेट क्या चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर रॉयल्टी का रेट चल रहा है 340 रुपए, कितना चल रहा है? 340 पर टन। पर टन अगर 340 रुपए का रेट है, और मैं मानता हूं कि आपका डेड रेंट कितना था? डेड रेंट था 1 लाख रुपए। डेड रेंट कितना था? 1 लाख रुपए। तो देखो कैलकुलेटर मेरे पास तो तैयार है, अगर आपके पास भी तैयार है तो आप फटाफट से क्या कर लो, 1 लाख के अंदर डिवाइड दे दो कितने का? 340 का। कितना हो जाता है साहब? 294, 294। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि 294 टन माल 1 साल के अंदर मैं निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं सर। 294 टन माल आप इस 1 लाख के अगेंस्ट निकाल के चलो, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है
कि अगर आप इससे ऊपर निकाल रहे हो, मतलब मैं निकाल रहा हूं 295, 296, 297, 300, 500, 600, 700, 1000 टन का माल मैं निकाल रहा हूं, तो गवर्नमेंट कह रही है भैया उसका हिसाब रखने के लिए हमारे पास में टाइम नहीं है, उसका हिसाब रखने के लिए हमारे पास में टाइम नहीं है, ना रिसोर्सेज है, कुछ भी नहीं है, झंझट नहीं है हमारे पास। तो यहां गवर्नमेंट क्या करेगी, ध्यान से सुनना, यहां गवर्नमेंट बोलेगी कि इस टन के ऊपर जितना भी निकाल रहे हो उस पे जो 340 पर टन के हिसाब से रॉयल्टी बनेगी ना, वो आप हमें मत दो। उसके लिए हिसाब किताब रखने के लिए और सारा का सारा काम करने के लिए गवर्नमेंट एक और टेंडर निकालती है, और ये होता है कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर। और गवर्नमेंट बोलती है भैया इस टेंडर के तहत क्या होगा, ये टेंडर होता है ERCC का टेंडर। जी हां दोस्तों, आप चाहो तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करना, जिस भी स्टेट में हो आप ERCC करके सर्च करोगे तो आपको अपनी स्टेट की वेबसाइट पे डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे टेंडर निकलता है, कैसे अप्लाई करना होता है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब इस टेंडर के तहत क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं SRK, किसको ले लेते हैं, SRK नाम की एक भैया SRK करना है ना, SRK लिमिटेड। अब SRK लिमिटेड क्या करेगा, SRK लिमिटेड ये टेंडर जीत गया और SRK लिमिटेड बन गया यहां पर कॉन्ट्रैक्टर। अब SRK लिमिटेड को कुछ भी नहीं करना, SRK लिमिटेड को ये टेंडर जीतने के लिए यहां पर एक मुश्त अमाउंट गवर्नमेंट को देना है, दैट्स इट। अब वो हो सकता है फॉर एग्जांपल 100 करोड़, क्या बोल दिया, 100 करोड़ रुपया। गवर्नमेंट कह रही है भैया हमको इस डेड रेंट के ऊपर जो भी आ रहा है ना उससे मतलब नहीं है, हमको हमारा पैसा दो, फ्री हो जाओ, ऊपर का हिसाब रखने का काम हमारे पास में नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टेंडर निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर दिया और इसको बोल दिया भाई तू एक काम कर, तू एक मुश्त फिक्स्ड सम डिसाइड कर ले, कितना हो गया साहब, 100 करोड़। टेंडर जीत गया, जो जितना ज्यादा लगाएगा उसको मिलेगा। और ये किस, अब ये SRK लिमिटेड भी तो कुछ सोच के बैठा होगा ना, ये 100 करोड़ फ्री में तो गवर्नमेंट को देगा नहीं, तो इसको पता है कि इधर से 294 टन के ऊपर जितना भी निकलेगा वो मेरा। इसको आइडिया लगाना पड़ेगा कि कितना ऊपर निकल सकता है इस माइन से एवरी ईयर, उतना इसका बेनिफिट है। इसने तो क्या करा, टोटल पीरियड का 100 करोड़ डिसाइड कर लिया। ये पर ईयर नहीं है मेरे दोस्त, ये टोटल पीरियड का है कि अगर ये माइंस चलती है 20 साल, 30 साल, 40 साल, आप उसका हिसाब लगा लो और उसके हिसाब से ये आपको राइट मिल जाएगा। अब ये SRK लिमिटेड भी तो कुछ सोच के बैठा होगा ना, इसने हिसाब लगा लिया होगा कि भाई इस माइंस से मैं कम से कम इतना तो कमाई लूंगा, क्योंकि इसको हिसाब होगा कि इस माइंस से कम इतना एक्सट्रैक्शन तो एक्सेस में हो ही जाएगा जो 100 करोड़ से ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल ये हिसाब लगा लेगा कि भाई साहब इस माइंस से मैं 150 करोड़ कमाऊंगा, तो 100 करोड़ मेरे को गवर्नमेंट को देने, 50 करोड़ मेरा फायदा। ये एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको पता है, ये भी अपनी स्टडी करके आते हैं। टेंडर में जो अप्लाई कर रहा है ना उसको भी पता है भैया यहां मैं इतना तो कमा ही लूंगा। और ये 100 करोड़ जो है ना, ये एक बार में तो देना नहीं है, इसकी भी मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी, तो इसको भी मंथली देना है। तो इसको भी पता है कि साल में 1 लाख तक तो गवर्नमेंट गाड़ी छुड़वा लेगी और 1 लाख के ऊपर जितना भी है वो मेरा। तो इधर गवर्नमेंट को जो मेरे को 100 करोड़ की इंस्टॉलमेंट देनी है वो, और इधर जो 295 टन के ऊपर से मेरे पास आएगा वो, तो जितना आएगा उसमें से मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। अब अगर मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है तो फॉर द टाइम बिंग मैं अपनी जेब से दे दूंगा, और अगर मेरे को कम देना पड़ रहा है, मतलब मेरे पास में ज्यादा गया और मेरे को देनी अपनी इंस्टॉलमेंट फिक्स है वो तो 100 करोड़ के हिसाब से, तो बच जो गया वो उस महीने में मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से SRK लिमिटेड काम करेगा। आई होप अब आपको बात समझ में आ रही होगी। देखो SRK लिमिटेड क्या करेगा, 100 करोड़ की इंस्टॉलमेंट्स बना लेगा, वो इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। अब इंस्टॉलमेंट आप देख लो कितनी बनेगी। इंस्टॉलमेंट अगर अपन बनाते हैं साहब कम से कम 30 साल की, तो 30 साल की इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पर ईयर की इंस्टॉलमेंट हो गई 3 करोड़, और उसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं और फिर मल्टीप्लाई करा दूं 1 लाख से, तो ये कितना हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 2,77,000। तो 2,77,000 मतलब कि 2.77 लैक्स, 2.77 लैक्स की पर मंथ की इंस्टॉलमेंट बन गई। और इधर 294 टन के ऊपर अब जो सेकंड आ रहा है ये है एक्सिस रॉयल्टी, ये है एक्सिस रॉयल्टी। अब यहां अगर मैं कह दूं कि साहब 500 टन निकल गया
उस महीने के अंदर 500 टन निकल गया, तो 500 माइनस 294 तो कितना हो गया 206 टन्स, और 206 टन्स को मल्टीप्लाई करा दो आप 340 की रेट से। क्यों? क्योंकि आपको जो ड्रिलिंग कर रहा है वो तो पार्टी अलग है, उसको तो रॉयल्टी पे करनी है बाय हुक और बाय क्रुक, उसकी रॉयल्टी तो कहीं नहीं जा रही दोस्त, उसको तो पे करनी ही है एनी हाउ। अब वो किसको कर रहा है इससे उसको मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने उसको क्या बोल दिया कि 294 के ऊपर जितना भी है ना वो तुझे किसको देना है, एसआरके लिमिटेड को देना है। वो कह रहा है ठीक है साहब, मुझे आपको देना है या एसआरके लिमिटेड को देना है, आपके कहने पे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 340 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 70,000 कितना हो गया 70040, ये आ रहा है इसके पास में एक्सेस रॉयल्टी। तो टेक्निकली देखा जाए तो इसका 70,000, तो 2 लाख इसको जेब से देना है। इस सिचुएशन में 2 लाख इसको जेब से देना पड़ेगा। और अगर यही मैं कहूं कि साहब इसको आप बढ़ा लो, जैसे 2000 टन हो गया, कितना हो गया टोटल 2000 टन हो गया, टोटल महीने का 2000 टन है, तो 2000 टन में से अगर मैं कितना टन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 294, तो बचा कितना, उसको आप मल्टीप्लाई करा लो किससे 340 से, तो वो आ जाएगा 5,80,000। कितना आ जाएगा 580040। तो इसमें से आप माइनस कर दोगे कितना 277,000। अब इस बार जो बच गया ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हर महीने कितना टन निकल रहा है, और डेड रेंट से ऊपर जितना भी रॉयल्टी है वो आपका हो गया। तो इसमें अब क्योंकि आपको मैंने मॉडस ऑपरेंडी समझा दिया, पूरा मॉडल समझा दिया, अब इसमें आप जीएसटी लगाना चालू कर दो। तो देखो यहां पर गवर्नमेंट कौन है, सप्लायर, और रेसिपिएंट कौन है, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, राइट देने की, राइट देने की। तो ये जो राइट गया ये गवर्नमेंट के पास से गया किसके पास में, जो भी यूनिट वहां पर लगा रहा है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो कौन हो सकता है, वो हो सकता है एबी लिमिटेड। तो एबी लिमिटेड ने ये राइट ले लिया और एबी लिमिटेड अब वहां पर एक्सट्रैक्शन कर रही है। राइट देने के बदले जो डेड रेंट है, ये वाला डेड रेंट जो हर साल आपको पे करना है, 1 लाख रुपीज एवरी ईयर आप दोगे, और इतना ही 294। अब वो रेट कितना चल रहा है वो चेंज हो सकता है, ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है, मंथ टू मंथ चेंज हो सकता है। रॉयल्टी का रेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। तो वो जो भी रॉयल्टी का रेट है उस हिसाब से उतना टन माल आपका हर साल निकल जाएगा। ये जो 1 लाख रुपए ये हर 5 साल में बढ़ता है। अब वो कितना बढ़ेगा, अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से 2%, 5% ये बढ़ता जाएगा। आप उसमें सब देखा जाएगा फिर कि कितना माल निकल रहा है, कितनी क्वालिटी का निकल रहा है, कितने एरिया से निकल रहा है, वो फिर सारी चीजें देखी जाएंगी। 5 साल के अंदर कितना निकला उस हिसाब से डेड रेंट को बढ़ाया जाएगा। हमको उस कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाना, हमको जीएसटी को पकड़ना है। तो मैंने क्या बोला कि इसके ऊपर जितना भी जीएसटी बनेगा वो कौन पे करेगा, वो ये खुद पे करेगा। 1 लाख के ऊपर जितना भी जीएसटी है वो ये राइट होल्डर खुद पे करके चलेगा, और इसके ऊपर जितना भी इसने 294 निकाल लिया, इसके ऊपर जितने भी टन ये निकाल रहा है, इसकी पूरी रॉयल्टी किसको दे देनी है, एसआरके लिमिटेड को। झंझट ही खत्म। और क्योंकि अब रॉयल्टी मैंने एसआरके को दे दी, तो अब किसकी जिम्मेदारी हो गई, अब एसआरके की जिम्मेदारी हो गई। अब इस रॉयल्टी पे जितना भी जीएसटी बनेगा वो अब एसआरके जमा कराएगा। मेरे केस में जितना डेड रेंट मेरा था, जो डायरेक्ट मेरा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एबी लिमिटेड का और गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके केस में तो एबी लिमिटेड खुद जीएसटी पे करेगा, और गवर्नमेंट ने जितने टन के रेस्पेक्ट में रॉयल्टी देने के लिए बोल दिया किसको, एसआरके लिमिटेड को, उसके रेस्पेक्ट में एसआरके लिमिटेड पे करके चलेगा। आपको ये तो समझ में आ गया कि लायबिलिटी किसके ऊपर है। हाँ, और यहां पर सर ये तो रेसिपिएंट ये क्यों पे करेगा, भूल गए आरसीएम। हाँ सर बात तो सही है, गवर्नमेंट सर्विसेज के केस में आरसीएम एप्लीकेबल होता है, कुछ पीवीटी को छोड़कर, पीवीटी को छोड़कर वो अटल सकते हैं। तो ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो रिवर्स चार्ज के अंदर एबी लिमिटेड जो उसका अमाउंट डेड रेंट का बन रहा है उसके ऊपर वो पे करके चलेगा, बाकी रॉयल्टी के केस में एसआरके लिमिटेड पे करके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एट द एंड ऑफ द माइंस अपन अंदाजा लगा लेते हैं भैया कि जीएसटी इधर भी पे हो रहा है, इसके ऊपर 500 टन के ऊपर भी पे हो रहा है, वो एसआरके लिमिटेड कर रहा है, डेड रेंट के ऊपर एबी लिमिटेड कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, मैं क्या कहूंगा सीधा, एंड ऑफ प्रोजेक्ट, जब ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो पूरा हिसाब किसको रखना है, एसआरके लिमिटेड को। तो पहले दिन से हिसाब रखना था, पूरा हिसाब रखा जाएगा। अब मैं कहूं कि भैया निकल गया कितना, टोटल जीएसटी इधर से आपके पास में बैठ गया कम से कम कितने के ऊपर, मैं अमाउंट बता रहा हूं, जीएसटी का अमाउंट नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कितनी टोटल रॉयल्टी बनी। टोटल रॉयल्टी कितनी बनी, कौन सी वाली, एसआरके वाली।
क्योंकि देखो इसके ऊपर तो हिसाब बराबर होता जा रहा है, क्योंकि तो फिक्स्ड अमाउंट है, 1 लाख 5 साल तक, फिर 2 लाख, 1.5 लाख, ऐसे, ये तो फिक्स्ड अमाउंट है। एसआरके लिमिटेड की टोटल रॉयल्टी कितनी बनी? अब क्योंकि प्रॉफिट तो उसी से मैच करेगा ना, तो अगर एसआरके लिमिटेड की रॉयल्टी बनी 150 करोड़, तो इसने जेब से कितना दिया था? 100 करोड़ गवर्नमेंट को टेंडर लेने के लिए। तो दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट खुश है। गवर्नमेंट के लिए भाई तूने हमको 100 करोड़ दिया और तूने आगे से लिया कितना? 150 करोड़। तो तूने इस 50 करोड़ पे हमको एक्सेस जीएसटी पे करा ना, तो हम तेरा ये 100 करोड़ माफ कर देते हैं। ये है ये एग्जम्पशन। ये जो एग्जम्पशन है वो ये है कि इस वाले ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन नंबर 2, दिस इज योर ट्रांजैक्शन नंबर 2, नाउ दिस ट्रांजैक्शन नंबर 2 में सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट। और रेसिपिएंट कौन है? एसआर के। क्योंकि अब यहां पर तुम ये कंफ्यूज मत करना, यहां पर तुमको कंफ्यूजन क्या आएगा वो मैं बताता हूं। तुम कहोगे कि सर एसआरके लिमिटेड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है रॉयल्टी कलेक्ट करने का। तुम्हारा कंफ्यूजन मैं बताता हूं ना तुमको। एसआरके लिमिटेड गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है रॉयल्टी कलेक्ट करने का, तो सर एसआरके लिमिटेड तो सप्लायर हुआ ना। क्वेरी नहीं भी आई होगी ना तो मैं तुम्हारे दिमाग में फितूर डाल दूंगा। क्वेरी नहीं भी आएगी तो मैं क्वेरी पैदा कर दूंगा, तो तुमको लगेगा हाँ यार क्वेरी तो है। तुमको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूजन देकर कंफ्यूजन से बाहर निकाल रहा हूं ताकि तुम मजबूत हो जाओ एकदम। एग्जाम में कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे तुमको बोलना हमको कंफ्यूज कर रहा। ये सारे कंफ्यूजन हमको सर ने ऑलरेडी दे दिए क्लास के अंदर, अब तू क्या ही कंफ्यूज कर लेगा। तो यहां पर एसआरके लिमिटेड आपको क्या दिखाई दे रहा है? सप्लायर। वो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है रॉयल्टी कलेक्ट करने की। फील आई भैया? फील आ रही है कि नहीं आ रही है? एसआरके लिमिटेड गवर्नमेंट को रॉयल्टी कलेक्ट करने की सर्विस दे रहा है। नहीं, ये गलत इंटरप्रेट मत करना, क्योंकि मैंने मॉडल तुमको बहुत अच्छे से समझाया। मैंने क्या बोला कि एसआरके लिमिटेड गवर्नमेंट से टेंडर ले रहा है रॉयल्टी कलेक्ट करने का, ना कि गवर्नमेंट को रॉयल्टी देने का। यहां पर एसआरके लिमिटेड ये रॉयल्टी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, तो इसलिए यह मत बोलो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है। द आंसर इज नो। इसने तो क्या करा? टेंडर जीत लिया, इसको राइट मिल गया रॉयल्टी कलेक्ट करने का, तो ये राइट खरीद रहा है 100 करोड़ के अंदर। एक बार इसने राइट, अच्छा राइट दे कौन रही है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बन गई सप्लायर, और ये राइट खरीद रहा है 100 करोड़ देकर, तो ये बन गया रेसिपिएंट, द पर्सन हु पेज द कंसीडरेशन। 100 करोड़ इसने पे करा, इसने राइट खरीद लिया, ये रेसिपिएंट बन गया। अब ये राइट खरीदने के बाद जितनी भी रॉयल्टी है ना वो सब इसकी है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना। गवर्नमेंट को तो 100 करोड़ में बात हो गई। अब वो बात अलग है कि कैश फ्लो मैनेजमेंट के थ्रू आपको ऐसा लगेगा कि इधर से रॉयल्टी आई और इधर गवर्नमेंट को पे करा, ये, बट दिस इज नॉट द रॉयल्टी दैट ही इज पेइंग। ही इज पेइंग द टेंडर अमाउंट, जितने पे टेंडर डिसाइड हुआ था। दैट इज अ सेपरेट कंसिडरेशन, दिस इज अ सेपरेट कंसिडरेशन। रॉयल्टी इज अ सेपरेट थिंग, दिस टेंडर अमाउंट इज अ सेपरेट थिंग। कैश फ्लो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा लगेगा कि हर महीने, क्योंकि मैंने बोला ना दोनों का मंथली चलेगा भाई, उसके बाद भी 100 करोड़ एक साथ तो है नहीं, वो 100 करोड़ एक साथ कहां से देगा? तो उसको भी मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसकी भी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको इधर से कैश फ्लो भी कहां से आएगा? मंथली आएगा। 294 टन के ऊपर जितना भी निकलेगा वो सब इसका, उसमें से ये पे कर देगा। मैंने क्या बताया? कम पड़ा तो जेब से देना पड़ेगा, ज्यादा हुआ तो अपनी जेब में बच जाएगा। और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पर क्या होगा? क्योंकि इसको हिसाब पूरा रखना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला ना, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट अगर इसको हर महीने इसी तरीके से 294 टन के ऊपर 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 मिलते 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 टोटल रॉयल्टी इसके पास 150 करोड़ कलेक्ट हो जाती है। पर ध्यान रखना कि जो आ रही है वो रॉयल्टी ही कहलाएगी, तो उस पर जीएसटी तो पे करना ही है। अब रॉयल्टी पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, इस पे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। स्टे ऑर्डर आया हुआ है, स्टे ऑर्डर आया हुआ है शोकॉज नोटिस के ऊपर कि रोक। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि रॉयल्टी पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, वो अपना झंझट नहीं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अपन को ये मान के चलना है जीएसटी लगना है, तभी ये एग्जम्पशन वर्क कर पाएगी। क्योंकि अगर आपने जीएसटी को किसी भी तरीके से रॉयल्टी को टैक्स बोलकर, क्योंकि प्रीवियस टैक्स रिजाइन में हमारे पास में ऐसे जजमेंट्स हैं जहां पर बोला गया है कि रॉयल्टी इन इटसेल्फ इज अ टैक्स, तो वो देखना है कि रॉयल्टी खुद टैक्स है तो टैक्स पर टैक्स तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जीएसटी भी टैक्स है। तो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने तो कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स है कि नहीं है, या रॉयल्टी पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, गवर्नमेंट विल डिसाइड
एंड देन वी विल लेटर ऑन वॉच, बट अभी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से रॉयल्टी पे जीएसटी लगता है। फॉर द टाइमिंग ये मान के चल रहा हूं आपको एग्जामिनेशन पर्पज से इस एंट्री को क्लियर करने के लिए। अब बात यह है कि एग्जामिशन कैसे मिल रही है, एग्जामिशन किस बात की मिल रही है, वो इस बात की मिल रही है, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर मैंने 150 करोड़ कलेक्ट कर लिया तो मैंने 50 करोड़ पे ज्यादा जीएसटी दे दिया। दिक्कत कब आएगी, दिक्कत यह आएगी जब आपको नुकसान हो जाएगा। आपको 90 करोड़ ही कलेक्ट हुआ, जेब से आपने 100 करोड़ दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई यहां तो हमको नुकसान हो रहा है, यहां तो हमको नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि तेरे डिसाइडेड अमाउंट से तेरे को नुकसान, हमारे को भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि हमको तो 90 करोड़ पे ही मिली और हमने तेरे को छूट 100 करोड़ पे दे दी। हम तेरे को 100 करोड़, क्योंकि 100 करोड़ इज ऑल्सो कंसिडरेशन फॉर ट्रांजेक्शन नंबर 2 ना। ट्रांजेक्शन नंबर 2 के लिए तो 100 करोड़ कंसिडरेशन बन रहा है, तो तुम 100 करोड़ पे एग्जम्पशन ले रहे हो और गवर्नमेंट को जीएसटी सिर्फ 90 करोड़ पे जा रहा है। तो एग्जम्पशन में एग्जम्पशन नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है अगर दूसरी तरफ से सेटिस्फाई कर दोगे तो तुमको छोड़ देंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से रियल एस्टेट के अंदर वो रेजिडेंशियल वाला हिसाब है कि अगर तुम इतने फ्लैट पहले ही बेच दोगे तो हम इधर तुमको एग्जम्पशन दे देंगे, तो उधर बेच दोगे तो इधर एग्जम्पशन दे देंगे। वैसे इधर चल रहा है कि अगर तुम रॉयल्टी पर जीएसटी पे करा दोगे तो तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन नंबर 2 है, टेंडर वाला ट्रांजेक्शन, उस पर तुमको एग्जम्पशन दे देंगे। लेकिन अगर तुम नहीं दे पाए तो डिफरेंशियल पे फिर तुमको जीएसटी पे करके चलना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब यह है सर कि अगर यहां 90 करोड़ ही निकला तो फिर इसका मतलब गवर्नमेंट इस 10 करोड़ पे, जी हां, अब गवर्नमेंट इस 10 करोड़ पे जीएसटी लगाएगी। अरे बोलो हां के ना। आई होप अब आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा मॉडल समझ में आ गया होगा। क्या है मॉडल? सिंपल सा मॉडल है जहां पर 2 तरीके की रॉयल्टी होने वाली है। फिक्स्ड रॉयल्टी पर जो एबी लिमिटेड है वो डायरेक्टली पे कर देगा, जो राइट होल्डर है, और एक पर्टिकुलर टन के ऊपर जितना भी टन माल निकलेगा उस पूरे माल पर, उस पूरे वेट पर जो रॉयल्टी होने वाली है वो इस एसआरके लिमिटेड को एक्सिस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर ये कहलाएगा एक्सिस रॉयल्टी। तो एक्सिस रॉयल्टी किसके एक्सिस है? वो डेड रेंट के एक्सिस है, कि डेड रेंट के एक्सिस में जितनी भी रॉयल्टी आ रही है उसकी कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट इसके पास में, किसके पास में? एसआरके लिमिटेड के पास में। ये उसको कलेक्ट कर रहा है। अब समझ में आया होगा आपको एक्सिस रॉयल्टी कलेक्शन का मैं एक्सिस शब्द का मतलब। एक्सिस किसके एक्सिस? डेड रेंट के एक्सिस। और इसने तो ये ठेका क्या करा, इसने तो ये राइट एक बार में खरीद लिया। तो ये मत सोचना कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा है। इंडिपेंडेंट बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से सिर्फ इसने क्या कर लिया? राइट ले लिया, दैट्स इट। और वो राइट लेकर अब ये खुद का बिजनेस कर रहा है, जहां पर एक तरफ ये रॉयल्टी कलेक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट को जो राइट इसने खरीदा उसका कंसिडरेशन पे कर रहा है, दैट्स इट। एक्स्ट्रा बचेगा इसके पास में, हिसाब किताब रखना है, वो सब रखना है, वो सब इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने बता दिया, अब इस एग्जामिशन को मेरे साथ आप जब रीड करोगे तो आपको पूरी एग्जामिशन एक बार में समझ में आ जाएगी। सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो देखो साफ साफ पता पड़ गया कि बाय बोलते ही आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए? बाय बोलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सप्लायर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। 2 एक्सिस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, तो रेसिपिएंट कौन हो गया? ईआरसीसी। बाय वे ऑफ सर्विस भी यहां पर बता दी। असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी, असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी, यानी मैंने बोला ना कि इसने तो टेंडर के थ्रू राइट ले लिया रॉयल्टी कलेक्ट करने का, तो असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एबी लिमिटेड को बोलेगी कि अब तुम हमें ना देकर हमारे बिहाफ पर किसको दे दो? एसआरके लिमिटेड को दे दो, वो एबी लिमिटेड को। मैंने बोला ना, क्योंकि समझो एसआरके लिमिटेड के पास में डायरेक्टली राइट बोलकर रॉयल्टी कलेक्ट करने का पावर नहीं है लॉ के अंदर। रॉयल्टी शब्द तभी आएगा जब गवर्नमेंट उसे लेवी करेगी, एसआरके लिमिटेड उसे लेवी नहीं कर सकता। तो इसलिए यहां पर लिखना जरूरी है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो टेक्निकली देखा जाए तो हां, वो बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट हो रही है, ये स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाएगी, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट हो रही है। इसलिए तो मैंने बोला ना कि लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर ये सारे मुद्दे उठेंगे कि बिहाफ पे, फिर इधर से एग्जम्पशन देना, ये मॉडल बैठेगा नहीं। क्या बिहाफ पे बोल रहे हो तो फिर गवर्नमेंट को पे करवाओ ना भाई। गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर मैं कोई चीज ले रहा हूं तो इसको मुझे एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को देना है, लेकिन मैं गवर्नमेंट को तो दे नहीं रहा ना, रॉयल्टी गवर्नमेंट के पास नहीं जा रही है, ये एक मुश्त अमाउंट टेंडर के अगेंस्ट में मैंने लिया है। मेजर डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना भैया। एक बात ध्यान रखना कि मैंने बोला ना पैडी और राइस वाला, देख लो यहां पर कि पैडी को राइस नहीं बोल सकते जब तक कि उसकी माइलिंग नहीं होगी। तो पैडी मिलर्स यही तो करते हैं ना, उसके बाद राइस निकलता है। तो इंग्रेडिएंट्स बदल गए साहब, इंग्रेडिएंट्स बदल गए, जो बेस है वो एक ही है। अब देखो, आप बेसन से
बेसन का पकोड़ा भी बना सकते हो और बेसन से आप कोई दूसरा भी एक फिनिश्ड गुड्स बना सकते हो खाने के लिए। तो बेसन का पकोड़ा भी होने वाला है और बेसन के चीले भी होने वाले हैं। लेकिन बेसन के चीले और बेसन का पकोड़ा दोनों में इंग्रेडिएंट्स का डिफरेंस है। उसी तरीके से टेंडर के अगेंस्ट में जो पेमेंट है 100 करोड़ का वो अलग है, भले ही वो कैश फ्लो के थ्रू जा रहा हो, और रॉयल्टी शब्द अलग है। तो ध्यान रखना, रॉयल्टी बोल के पैसा आ रहा है, वो रॉयल्टी बोल के आ रहा है, और इधर जो जा रहा है वो टेंडर के अगेंस्ट बोल के जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ऑन द मिनरल डिस्पैच्ड, आगे देखो आगे क्या लिखा है, वापस से रीड करते हैं। बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑन, क्योंकि ये रॉयल्टी कलेक्ट करेगा किस पर, ऑन मिनरल डिस्पैच्ड बाय द माइनिंग लीज होल्डर्स। जी हाँ, माइनिंग लीज होल्डर्स। तो माइनिंग लीज होल्डर कौन है यहां पर हमारे एग्जांपल के अंदर सर, वो है एबी लिमिटेड, वो है एबी लिमिटेड। यहां पर ईआरसीसी कौन है सर, एसआरके लिमिटेड, एसआरके लिमिटेड। अब क्लियर, यस सर। लेकिन सर वो एग्जम्पशन तो सर इसमें बता ही नहीं ना सर, वो ये रही, ये कंडीशन पड़ती है, आपको एग्जम्पशन भी समझ में आ जाएगी। हाउएवर एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, यानी कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा, जब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है बीच में बदल भी जाए, लेकिन हाँ फॉर द टाइमिंग हम यही मान के चल रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ERCC shall submit an account, मैंने कहा ना पूरा हिसाब रखना पड़ेगा, to the state government and certify that the amount of GST deposited by mining lease holder on royalty is more than GST exempted on the service provided by the state government to ERCC of assignment of right to collect royalty। यानी कि 100 करोड़ पे जितना GST माफ करा है ना, माइनिंग लीज होल्डर ने अपनी रॉयल्टी पर उससे ज्यादा जीएसटी जमा करवा दिया, तभी ये 100 करोड़ एग्जेम्प्ट हो पाएगा। एंड वेयर सच अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर इज लेस देन द अमाउंट ऑफ जीएसटी एग्जेम्प्टेड। तो हमने 100 करोड़ पे जितना जीएसटी एग्जेम्प्ट करा, अगर माइनिंग लीज होल्डर ने जितना जीएसटी जमा कराया, ये अमाउंट अगर उस अमाउंट से क्या है, कम है, तो उस सिचुएशन में एग्जम्पशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। जी हां, ये कंडीशनल एग्जम्पशन और पार्शियल एग्जम्पशन दोनों है, कंडीशन भी है और पार्शियल भी है। एब्सोल्यूट नहीं है, खुलेआम दे दी, पार्शियल है, उतनी ही मिलेगी, रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी टू सच अमाउंट एज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द माइनिंग लीज होल्डर। यानी माइनिंग लीज होल्डर ने जितना जीएसटी पे करा ना, उतने अमाउंट तक रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। यानी कि हमारे एग्जाम्पल के अंदर ये 90 करोड़ तक रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। हमारे एग्जाम्पल में अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगा सर, हमारे एग्जाम्पल में 90 करोड़ तक, यानी 90 करोड़ पे जो जीएसटी बनेगा उस अमाउंट तक इस एग्जम्पशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि बचे हुए एक्स्ट्रा 10 करोड़ पे जो जीएसटी बनेगा वो फिर इस माइनिंग वाले को नहीं, मतलब माइनिंग से जो रॉयल्टी कलेक्ट कर रहा है, ईआरसीसी वाले को जमा करा के चलना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ कि ना। एंड ईआरसीसी शेल पे द डिफरेंस बिटवीन द जीएसटी एग्जम्प्टेड ऑन सर्विस of assignment of right to collect and GST paid by the mining lease holder on royalty। तो देखो अब आपको समझ में आ गया कि दो ट्रांजेक्शंस अलग अलग हैं, दोनों के जीएसटी को कंपेयर करना है। माइनिंग वाले जीएसटी को, मतलब रॉयल्टी वाले जीएसटी को, और टेंडर वाले जीएसटी को, इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर टेंडर वाला जीएसटी ज्यादा है, बहुत बढ़िया, फिर पूरा एग्जेम्प्ट। अगर ये कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, रॉयल्टी वाला। तो रॉयल्टी वाला ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रॉयल्टी वाला कम हो गया माइनिंग वाले से, अमाउंट में नहीं बोल रहा हूं, जीएसटी के अमाउंट में बोल रहा हूं, तो दिक्कत हो जाएगी। आर वी क्लियर विद दैट? यस सर। बाकी एक्सप्लेनेशन में बता रखा है कि माइन लीज होल्डर मींस अ पर्सन हु हैज ग्रांटेड माइनिंग लीज, या एबी लिमिटेड कौन होता है? एबी लिमिटेड वो होता है जिसको माइन करने का राइट दिया हुआ है, जमीन को लीज पे दे दिया, तो तू कर, तेरे को जो करना है, तेरे को अपनी पूरी जमीन लीज पे दे दी, अब उस पर नाच कूद, गाना गा, गाय चरा, भैंस चरा, तेरी इच्छा, दैट इज नॉट अप टू अस, जो करना है कर, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हाँ, हमको हर महीने तू देता रहे डेड रेंट, तो गाड़ी निकालनी है तो निकाल, नहीं निकालनी मत निकाल, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, तो जो यहाँ पर लॉ बता रखा है माइंस एंड मिनरल्स, मैंने कहा था रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहां पर, देख लो, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो इतना पुराना कानून है हमारे पास में जो पूरा का पूरा इसे कंट्रोल करके चलता है। एंड द रूल्स मेड देयर अंडर सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 1 भी यहां पर बता रखा है। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है आपकी ये वाली एंट्री भी, और इसी के साथ हमने क्या कंप्लीट कर लिया, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट वाले दोनों हेड भी हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको देंगे एक छोटा सा ब्रेक, और अब मिलेंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद फिर हम नया हेड चालू करेंगे, एंड देन वी विल कंप्लीट दी क्लास। अरे बोलो हाँ के ना। तो हैव अ स्मॉल टी ब्रेक।